नमस्कार। मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। मॉक टेस्ट आप टाइम पर लगा रहे होंगे। एसएससी जीडी का जो 10 तारीख का जो टारगेट आपने ले रखा है उसको आप अचीव करते जा रहे होंगे। लोको पायलट वाले लोको पायलट के तौर पर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मान के कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। वैसे सच्चाई ये भी है कि लोको पायलट का सिलेबस जो अभी बना दिया है रेलवे ने, अपना सिलेबस एनटीपीसी डी ग्रुप जैसा आपने देखा, उसको जितना विस्तार दे दिया है, एक मध्यम स्टूडेंट को 8 से 9 महीने उस सिलेबस को कंप्लीट करने में चाहिए ही चाहिए, और वैकेंसी में इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप तैयारी जो है वो अच्छी कर रहे होंगे। सीईटी वाले जो फरवरी में 4-5 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो आप सीईटी वाले भी दबा के तैयारी कर रहे होंगे। सब अच्छा चल रहा होगा। इसी क्रम में मैं और अच्छा बनाने के लिए आज रियल मॉक एनालिसिस का 6वां सेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सबको मेरा एक साथ गुड इवनिंग। आइए पेपर लगाना शुरू करते हैं। स्कोर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता होगा। मैं तो यहाँ खड़ा होता हूँ आपके सामने, अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप ही को पता होगा कि कितना मेरे साथ साथ तुम स्कोर कर लेते हो। अगर 25 क्वेश्चन हम हल करते हैं और अगर 25 में से मेरे बराबर में आप 23% अगर अपने हिसाब से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो रीजनिंग में आपको झांकने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आइए। हाँ, नमस्कार भाई राकेश, सबको मेरा नमस्कार। जितने भी लोग जुड़े हैं अभी, पहले आप क्लास को शेयर करके आएंगे और कोशिश कीजिए कि क्लास में हमारे यहाँ इस मॉक टेस्ट में लाइव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। ठीक है, ताकि पेपर हल करने में बढ़िया वाला मज़ा आए। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल नंबर 1 है, एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए तय करना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी निहित है। कथन आपको एक दिया है, कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। और फिर धारणाएं आपको इस पर 2 दी हैं, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। और एक दिया है, मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त पैसे को कम करेगा। ऐसे 2 चीजें दी हैं। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। आइए शुरू कीजिए। पेपर आपके सामने है। ठीक है, बताइए पहला ही सवाल जो है क्या आंसर बनना चाहिए, फटाफट मुझे बताएंगे आप। किसी का जवाब नहीं आया है, सोच नहीं पा रहे हैं शायद। वैसे सबसे मुश्किल होता है जिन भी बच्चों का सीईटी का और एएलपी का एग्जाम है, जिनका सीईटी का एग्जाम है और जिनका एएलपी का एग्जाम है, प्लीज आप लोग जो है इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, आप लोगों के बहुत काम आएगा। जिनके डीआरडीओ का एग्जाम है, तो डीआरडीओ वाले बच्चे जो है ना, एक बच्चे ने मुझे फायरमैन का सिलेबस भेजा था, तो डीआरडीओ वाले जितने बच्चे हैं वो भी इससे अच्छे से पढ़ लीजिए। सीईटी, एएलपी, डीआरडीओ आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस टाइप से सवाल बना पाना, नहीं तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। देखिए, कहता है कथन, कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर बढ़ेगा। मतलब हुआ क्या है ना कि टैक्स जो है, यहाँ कर का मतलब टैक्स बन रहा है। जो टैक्स है, इस टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके कारण वेतनभोगी का मतलब जो वेतन लेते हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी वेतन पर काम करते हैं, वो जो मध्यम वर्ग की है उसकी जेब पर असर पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अगर कर में वृद्धि हुई है तो जेब पर असर पड़ने का मतलब मध्यम वर्गीय जो वेतनभोगी, यहाँ 2 शब्दों पर बात हुई है, एक तो वेतनभोगी है और एक मध्यम वर्ग है। हमेशा सवाल बनाते वक्त आप एक चीज ध्यान रखेंगे, डी यहाँ उत्तर जो दे रहे हैं ना, हमेशा एक चीज प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग, और वो ये ध्यान रखेंगे कि जो खतन में दी गई है उससे बाहर आपको नहीं सोचना है। खतन में दिया है टैक्स में वृद्धि हो रही है, ठीक बात है। खतन में कहता है वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा, तो खतन अगर वेतनभोगी मध्यम वर्ग की बात कर रहा है तो तुमको इसी के इर्द गिर्द सोचना है। धारणा देखो, अपना सोचना है। जैसे अभी कई बार नहीं होता है कि कोई बंदा मान लीजिए सीकर से जयपुर वाली बस में बैठा है, आपने उसको जाते हुए देख लिया जयपुर वाली बस में, अब आप आइडिया लगाते हैं जयपुर जा रहा होगा किसी से मिलने के लिए, रिंगस जा रहा होगा, पलसाना जा रहा होगा, चोमू जा रहा होगा, हो सकता है रिंगस से ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाने वाला हो। तो एक धारणा हम बनाते हैं, तो इसको लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ एक धारणा बनानी है। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा, ये यहाँ गलत होगा। ये धारणा हम सत्य नहीं मानेंगे। क्यों सत्य नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ बात ही सिर्फ वेतनभोगी मध्यम वर्ग की हो रही है। सर, खतन से बाहर आपको नहीं सोचना है। इस दुनिया, ऐसे तो अमीरों पर भी फर्क पड़ेगा,
गरीबों को नुकसान क्या होगा? वेतन बढ़ने, टैक्स बढ़ जाने से किसको फर्क नहीं पड़ता है? यहां डिपेंड करता है कि टैक्स की जो टैक्स बढ़ा है वो कौन कौन सी चीजों पर टैक्स बढ़ा है। तो वहां जो वेतन हो सकता है आय पर टैक्स बढ़ा हो ना, आय पर टैक्स बढ़ा हो, या फिर सेवाओं पर टैक्स बढ़ा हो। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो नौकरी पर टैक्स बढ़ा हो। तो जरूरी नहीं है कि गरीब लोग जो हैं वो सारे वहां टेक काम कर रहे हो, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। या फिर आप ये कह दीजिए ये गलत होगा। मध्यम वर्ग जो है वो पैसे बचाने के लिए अतिरिक्त खर्चे को कम करेगा। हाँ, हम ऐसी धारणा बना सकते हैं। धारणा हम ये बना सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि भाई देखो, मान लीजिए सुनील नौकरी कर रहा है रेलवे में, अब इसका जो भी तनख्वाह है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि सरकारी लोग जो भी है उनकी जो भी वेतन मिलता है उस पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो इसके ज्यादा पैसे कटने लग जाएंगे, सैलरी कम हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा? जो एक धारणा हम आम धारणा बनाते हैं कि ये क्या करेगा, यहां से पैसे बचाने की कोशिश करेगा, अपना खर्चा जो है उसको थोड़ा कम करेगा कि यार मैं अब की बार कम ही खर्चा करूंगा, मेरी सैलरी कमाई है। तो दूसरी धारणा यहां सही बैठती है। इसलिए केवल और केवल धारणा सेकंड निहित होगी, फर्स्ट जो है वो निहित नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। आप जानते हैं सर, 2018 का जो लोको पायलट का बैच था, इन सवालों के भरोसे कई लोगों की नौकरी लग गई है। जो 2-2, 3-3 नंबर ही उनके मेरिट से ऊपर थे ना, वो बच्चे थे जिनको ये वाले सवाल मैंने सही करवा दिए थे। खूब मेहनत करवाई थी इन पर। 10 टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिकों पर दबा के मेहनत करवाई थी मैंने। मतलब हर टॉपिक के इनके नियम आज भी किसी नौकरी जो लग चुका है या जो 2018 में मेरे से पढ़ा है उसके नोट्स आप देख लीजिए, आपको वो उन टॉपिकों, जब लोग नाम भी नहीं जानते थे, उन 10 टॉपिकों को मैंने कंप्लीट करवाया था विथ रूल। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए। देखता हूं कितने लोग बना देते हैं। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। संख्या निश्चित है, हमें नहीं पता कितनी संख्या है। डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? भाई देखो, वो है ना, आंसर की तो बना नहीं पाए, लेकिन अब वाला जो है उसका आंसर की का लिए मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो आज वाली पीडीएफ अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कल वाला बिना आंसर की क्या होगा, उसका आंसर की लगाना पड़ेगा। उत्तर कोई दे पा रहा है इसका? नहीं दे पा रहे हैं। आइए सर जानते हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या हमसे पूछी गई है कि क्या होगा। प्लीज आप ध्यान दीजिए और सुनिए। ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो क्या हो जाएगा आपका बायां, और ये क्या हो जाएगा सर दायां। अच्छा सवाल है, दिमाग खराब करने वाला सवाल है। अभी भी जवाब नहीं आ रहा है तो सोचिए क्या स्थिति होगी। अभी किसी का करण अरोड़ा सर पीडीएफ अवेलेबल हो, फोटो है नोट्स की शायद अभी भी मेरे पास। अच्छा देखिए, डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। हमें नहीं पता, जहां कहीं जो ए बैठा है ना, ए जहां कहीं बैठा है उसके दाईं ओर चौथे स्थान पर डी बैठा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर डी बैठा है। सवाल यही कह रहा है कि डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ये बात खत्म होती है। फिर कहता है बी डी के दाईं ओर, जहां डी बैठा उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा है। तो आप कहेंगे गुरुजी पहला, दूसरा और तीसरा। यहां कौन बैठा है? बी बैठा है तीसरे स्थान पर। ठीक बात है। सी ए के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है। ये ए है, इसके बाईं ओर पांचवें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवें स्थान पर सी बैठा है। ठीक बात है, यहां तक भी ठीक है। आगे कहता है बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये बी है। ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर ई इधर होगा तो 2 व्यक्ति बीच में बैठेंगे तो डी की जगह आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंफर्म ई उधर ही है। तो आप बोलेंगे 1 और 2 व्यक्ति बैठकर, बीच में 2 व्यक्ति बैठे, यहाँ ई है। हमसे कहता है पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति बैठा नहीं है, बताइए पंक्ति में बैठे हुए लोगों की पूरी संख्या कितनी है। तो आप बोलेंगे सर 4 लोग तो यहाँ बैठ गए हैं, 3 लोग यहाँ बैठे हैं, 2 लोग यहाँ बैठे हैं, 2 लोग यहाँ बैठे हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। 11 तो ये हो गए, 12 13 14 15 और 16। पूरे कितने लोग बैठ के बोलो? 16 लोग। उम्मीद करता हूं आपके 16 ही उत्तर बना होगा सब लोगों को। यस और नो फटाफट मुझे बताइए। क्लियर है सबका? हाँ या ना बताइए। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं। सी सबका बन रहा है। पहली चीज आप ये भी सोचिए प्लीज, क्या सच में जल्दी बना पाएंगे? ग्रुप डी में लवकुश भाई, आप तो रेलवे के लिए खूब तैयारी करे थे, आपको भी पता होगा ग्रुप डी में ऐसे सवालों ने आपको पछाड़ा है पीछे, जितने लोग डी ग्रुप का एग्जाम दिए थे। आगे देखिए अगला सवाल।
कहता है 6 मित्रों पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एस की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। आर की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है। यू की लंबाई टी से अधिक है, अधिक लेकिन पी से कम है। पी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। सभी मित्रों में से किसकी लंबाई दूसरी सबसे अधिक है? ये सवाल मैंने जितना पढ़ा है अभी, और इसको पढ़ते हुए मैं आंसर तक आ चुका था, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सवाल 5-1 सेकंड का है शायद। आप अंडर 5 सेकंड आप में बना सकते हैं, इसे बिना किसी समस्या के बना सकते हैं। देखिए देखिए क्या उत्तर बनता है। मेरे हिसाब से 5-1 सेकंड का सवाल है ये। नहीं बना है सबका? देखिए 1 मिनट। अभी उत्तर नहीं आया। देखो सर एक बात बताएं, पूरे कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं। एक, मैं लंबाई के हिसाब से ऐसे बोलता हूं, कहता है एस की लंबाई केवल 4 मित्रों से अधिक है। मतलब एस है ना 4 मित्रों से ज्यादा है, बाकी से छोटा है। अगर मैं कहूं पूरे आदमी कितने हैं? 6, मैं बढ़ते क्रम में छोटे सबसे बड़े से, मान लो बड़े से छोटे के क्रम में लिखता हूं। 5-1 सेकंड का सवाल होगा शायद ये। मैं कहूं मान लो सबसे बड़ा 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। कहता है एस की लंबाई केवल 4 मित्रों से अधिक है। 4 मित्रों से अधिक होने का मतलब इन केवल 4 मित्रों, शब्द बोला है ना कि केवल 4 मित्रों, मतलब और मतलब है कि एस 4 मित्रों से बड़ा है। तो एस 4 मित्रों से बड़ा है, मतलब एस पक्का यहां है। 4 मित्रों से बड़ा तो तभी होगा, बाकी सबसे छोटा है। हमें कहता है कि बताइए सभी मित्रों में से दूसरी सबसे अधिक लंबाई किसकी है? तो आप कहेंगे एस की। कभी सोचे हैं? टीसीएस कहते हैं उसे। आपको पता है ना टीसीएस कैसे चकमा देता है आप लोगों को। आप लोग पूरा बनाने की कोशिश में जुटे होंगे ना। और सवाल देखिए कितना सा था। हमें पहली लाइन है एस की लंबाई केवल 4 मित्रों से अधिक है, पूरे 6 तो सारे ही है। एक एस खुद है, तो बचे कितने? 5 आदमी बचे एस के अलावा। इन 5 में से 4 से बड़ा एस है, इसका मतलब 1 से छोटा बचा है फिर, और 1 से छोटा है तो 1 सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर, तो ऐसे ही होगा। बस इतना सा ही उत्तर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे आइए। स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में और स्तंभ डी के उत्तर में है। स्तंभ ए, ये सब बना लेते हैं इसलिए मैं साथ साथ बनाता हूं। कहता है स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में। मान लीजिए कोई स्तंभ बी है, इस स्तंभ बी के पश्चिम में कौन है भाई? इसके पश्चिम में ए है। तो स्तंभ बी के पश्चिम में ए है और स्तंभ डी के उत्तर में है। फिर से बोल रहा हूं ना, ये ए जो है, ये ए ऐसी जगह बैठा है कि बी के तो पश्चिम में है, तो मैं यहां बी को बिठाऊंगा इसके पश्चिम में, तो स्तंभ ए लगा हुआ है। और ये और शब्द ए के लिए है। ये ए जो है ना डी के उत्तर में है, तो मैं डी को कहां डालूं या कहां लगाऊं कि उसके उत्तर में ए मुझे दिखे? तो यहीं तो डी को डालूंगा। देखो डी के तो उत्तर में है, बी के पश्चिम में है। ये और शब्द यहां जो होता है ना, वो किसके लिए है? जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके लिए है। स्तंभ ई डी के पूर्व में है, ये डी रहा, डी के पूर्व में स्तंभ ई है, तो डी के पूर्व में स्तंभ ई होगा। ठीक है। और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है, स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है, तो ये स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है। बी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? इस बी के सापेक्ष, बी से डी कौन सी दिशा में है? यही देखो, इस बी के सापेक्ष मतलब 20 से, तो 20 से कौन सी दिशा होगी बताइए? दक्षिण और पश्चिम। आप यही बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। सी 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 आप उत्तर दिए हैं। क्या यही आंसर होगा सब लोगों का? उम्मीद करता हूं यस और नो बताएंगे आप लोग। हाँ, आगे चलिए सर। नेक्स्ट, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए विद्यार्थियों की एक सीधी पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 32वां और दाएं सिरे से 47वां है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। उत्तर की ओर मुंह करके पी कोई है ना, इस पी का बाएं सिरे से 32वां स्थान है, तो बाएं सिरे से 32वां है। और पी दाएं सिरे से कौन सा है? 47 47वां है। कहता है कुल संख्या बताइए कुल कितनी होगी? तो इस पी सहित 32 लोग हैं, तो पी सहित 32 लोग हैं, इन 32 में पी शामिल है। इधर 47 लोग हैं पी सहित, तो 47 प्लस ये हो गए सारे 32 प्लस 47, यही नहीं बना है? 32 प्लस 47 79 हो गया, लेकिन पी डबल बार काउंट हो गया तो एक माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा बोलो? 78 है क्या उत्तर? डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं डी सबका बना है। उत्तर क्या बन जाएगा भाई? डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या सबका? फटाफट मुझे बताएंगे डी बन रहा है या नहीं बन रहा है, फटाफट से बता देंगे। यही होगा, बायां प्लस दायां -1 का फॉर्मूला आप जानते हैं, ऐसा होगा इसका। अगला देखिए,
उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। थोड़ा बताइए, देखिए क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक सवाल चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाइएगा, एक सवाल आपके 100% आना है। तो एक सवाल अगर सीरीज का आ रहा है और सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल आपके लिए होता है ना, तो वो होता है सीरीज का सवाल। तो नंबर जो अंग्रेजी वाला सीरीज होता है वो तो और भी मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं कि इन सवालों को जो आप है ना खुद से बनाएं और उसके बाद मुझे उत्तर दें। उत्तर अभी तक किसी का नहीं आया है ना? देखो, 1 का 2 बना है ना, कितना जुड़ा है? +1। यहां कितना जुड़ा? +7। यहां कितना जुड़ा? +25। यहां कितना जुड़ा है? तो आप बोलेंगे सर +49। तो यहां कितना जुड़ना चाहिए, यहां कितना जुड़ना चाहिए? सबसे पहले हम यही देखेंगे कि यहां कितना जुड़ेगा और फिर आगे कितना जुड़ना चाहिए। तो सर एक चीज बताएं आप लोगों को, ये 1 का स्क्वायर होगा, 9 है यहाँ, 9 और 2 11। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होगा बोलेंगे? 121। यही 9 का स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ, अभाज्य नहीं है, माफ कीजिए, 9 का स्क्वायर ही होगा। 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए? 121। और फिर कितना जुड़ना चाहिए? 81 और माफ कीजिए 121, यही नहीं होगा। आप बोलेंगे अगर जोड़ूंगा तो 5 और 1 कितना बनेगा? 6। 8 और 8 कितना हो गया? 16। क्या 166 जैसा कोई उत्तर दिख रहा है आपको? उत्तर बी 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 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सबका? यही बना होगा, ठीक बात है। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं अपन लोग। यह नीचे पर्सन, पानी भी दे दो उसमें। कहता है यह पर्सन नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये 5 संख्याएं हैं, एक ये वाली संख्या, एक ये वाली संख्या, एक ये वाली संख्या, एक ये वाली है, एक ये वाली है। उदाहरण के लिए मैं पहला अंक 6, दूसरा 9, तीसरा अंक 7 है। नोट सभी संख्या, अभी ये भी बताओ क्या है, कहाँ, इसके तो क्या ही मतलब है, ठीक है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जाती हैं, बाएं से दाएं की ओर संक्रियाएं करनी है। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्याओं की स्थिति कितनी होगी? 2 नंबर पर 9 ऐड हुआ है, हाँ 7 की जगह 9 कर दिया था मैंने, ठीक है। सभी संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब पता होता है ना कि बढ़ते क्रम में अगर हम लगाएं, अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में अगर लगाएं तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित होगी, बदलेगी नहीं। तो बढ़ते क्रम में लगाने का मतलब सबसे बड़ा जो 922 होगा, तो सबसे बड़ा 922 ही होगा, यही होगा। उसके बाद में हो जाएगा ना 847, तो आप बोलेंगे 847 होगा। उसके बाद में 757, तो आप बोलेंगे 757 होगा। उसके बाद में हो जाएगा ना 429, तो आप बोलेंगे 429 होगा। और उसके बाद में हो जाएगा 213, तो आप बोलेंगे 213 हो जाएगा। ऐसे कितनी संख्या है देखो, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर 847 था, दूसरे नंबर पर 847 है, इसका मतलब क्या होगा? एक ही संख्या होगी, डी आपका राइट आंसर बनेगा। एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, एग्जाम में थोड़ा सा यहां से करना है। एग्जाम में ये सोचना है ना कि ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आएगा और ये 5 नंबर पर आएगा। देखो 2 नंबर वाला 2 नंबर पर ही है, तो यही चेंज नहीं हुआ है। आप ऐसे भाई देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सारे बदल गए, इसके अलावा ऐसे ही तुमको बना देना है। अगला सवाल देखिए, देखता हूं कितने लोग दे देते हैं। मैं पानी पीता हूं फिर चाय पीता हूं, आप फटाफट से जवाब दे दीजिए, क्या जवाब होगा? बताइए क्या होना चाहिए? चाय मत पिया करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना, मास्टरों के लिए फायदेमंद है। देखिए सर डी उत्तर दे दिए हैं, ओके ओके ओके, पीछे वाले का दिए हैं शायद डी। सर यहां से आप अभी टाइम लगा दिए हैं, मैं सोचता हूं बी से एच बना है, पक्का प्लस का 6 हुआ होगा। एफ से बी बना है, माइनस का 4 हुआ होगा पक्का। एक बार ऐसे करके तो देखें, यहां से एच से डी बना तो माइनस का 4 हुआ होगा, और यहां एन से आई बना है तो 14 में 14 और 5 14 माइनस 5 9 ही होगा, तो -5 हुआ है, तो 6 प्लस का 6 हुआ है। यहां देखो 6 4 10 दोनों में। अब अच्छा एक चीज पता है क्या है दिक्कत सर, पता है ये है कि टीसीएस पता है क्या चाह रहा है। अब टीसीएस ये चाह रहा है
कि जो पैटर्न यहां लगा वो यहां लगना जरूरी है, तो ही हम अगले पर काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर मैं यहां से लगाता हूं ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 4 जो है वो 2 होगा, और 13 माइनस 5 जो है वो 8 होगा, बन रहा है। तो यहां से प्लस 6 करेंगे, प्लस 6 करेंगे तो 6 6 12, एल से शुरू होना चाहिए, एल से ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखेंगे, इससे माइनस 4 करेंगे ना, माइनस 4 करेंगे, 19 में से 4 गया तो कितना बचेगा 15, और 15 पर आएगा ओ, तो पी वाला भी नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, यही बना है सब लोगों का। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, बताइए फटाफट। YZ AB C और D एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। D और C की मंजिलों के बीच वाले मंजिल पर केवल Y रहता है। B एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता। Z सबसे निचली मंजिल पे रहता है। D B के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, हमें बताना है। आराम से उत्तर दे देना है, बिना कोई ज्यादा किंतु पिरंतु के। बहुत आसान सा सवाल है, जानिए क्या है। सबसे निचली क्रमांक 1 है, तो मैं यही बोलूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं, बाकी को मत पढ़िए। आप उससे बिठाइए सबसे पहले इस पूरे पर्सन में, जो या तो सबसे ऊपर ही ऊपर है, या सबसे नीचे ही नीचे, या जिसका फिक्स है। डी और सी के बीच वाई रहता है। बी एक सम संख्या, ये भी कंफर्म नहीं है। सम संख्या तो देखो 1 2 3 प्रकार की है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता। मतलब बी, एक चीज देखेंगे ना, बी सम संख्या पर रहता है, और वो किस पर नहीं रहता है, 6 पर नहीं रहता है। मतलब तुम यहां बी को नहीं बिठा सकते, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट में बी को तुम नहीं बिठा। जेड सबसे निचली मंजिल पे रहता है, तो आप कहेंगे गुरु जेड निचली मंजिल पे रहता है। उत्तर ए आया है इथेस का, अभी जानते हैं सर। और उत्तर सी आया है, शायद पिछले का आया होगा। देखिए, जेड रहता है सबसे निचली मंजिल पे, तो मैंने कहा जेड सबसे निचली मंजिल पे रहता है, इसे हटा देते हैं। कहता है डी बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। इसका मतलब क्या है वो जानिए ना। इसका मतलब यह है कि डी बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो आप ये कहिए कि जहां बी होगा ना, डी बी के ठीक ऊपर होगा, तो डी बी के ठीक ऊपर होगा। ये दोनों क्रम से आएंगे। फिर से देखो, बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे डी होगा, तो बी और डी जो है ना वो सीधे क्रमांक पर आएंगे। और साफ कहा, बी जहां कहीं भी आएगा वो सम संख्या पर आएगा। तो बी और 6वें नंबर पर भी आ नहीं सकता, तो बी के, इसको क्या हो गया, 6वें नंबर पे भी आ नहीं सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तो ये हो सकता है कि बी यहां बैठा हो। अगर बी यहां बैठा है तो यहां क्या होगा, डी होगा। पहले मैं इसी से बना लेता हूं, फिर नहीं होगा तो फिर दूसरे से देखेंगे। ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बी, क्योंकि बी सम संख्या पे बैठेगा, उधर मैंने राउंड करा है। इसको देखिए, कहता है डी और सी की मंजिलों के बीच वाई रहता है, तो डी पहले से बैठा है ना। डी और सी की मंजिलों के बीच वाई रहता है, तो डी और सी की मंजिलों के बीच वाई होगा। तो कौन बचा बताइए, ए बचा। लेकिन मेरी एक कंडीशन हुई कि हो सकता है, मैं फिर से बताता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है। जेड के बारे में यहां बोला, फिर कहा बी के ऊपर डी होगा और बी एक सम संख्या पर होगा। बी यहां तो हो नहीं सकता, 6 के लिए तो मना किया हुआ है बी का कि 6 पर नहीं बैठ सकता। यहां मैंने बिठा के देख लिया, मैं एक बार यहां बी को बिठा के देखता हूं। अगर बी को मैं यहां बिठाऊंगा तो डी को यहां बिठाऊंगा। अब कहता है डी और सी के बीच वाई होना चाहिए। अरे भाई, ऊपर तो जा नहीं सकता, और यहां बैठ गया तो वाई कैसे बैठेगा, मतलब ये पैटर्न गलत है, यही होगा। कहता है सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन होगा, और सबसे ऊपरी मंजिल पे होगा 4 नंबर आंसर आपका बनेगा। बोलिए, किसी को दिक्कत हो तो बताइए, हाँ या ना। उत्तर जो बनेगा वो 4 नंबर बनेगा। क्लियर है सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए आप। बताइए, इसका जवाब दीजिए, आपका क्या होगा। कहता है 4 मित्र, अमन, रेणु, मोहन और राकेश। चमन नहीं है, काश यहां चमन होता। एक वर्गाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं। चमन फेवरेट स्टूडेंट रहा है मेरा। और सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर हैं। अमन और रेणु के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि अमन मोहन के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। सर, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो आप ऐसे एक मेज बना दीजिए। सारे लोग केंद्र की ओर मुंह करके कोनों पर बैठे हैं, ठीक बात है, ये केंद्र की ओर। याद रखें, अगर केंद्र की ओर मुंह होता है तो ये वाला इधर जिधर घड़ी चलती है वो बायां होता है,
और जिधर घड़ी नहीं चलती है मतलब उल्टा वाला जो होता है ना वो दायां होता है। दो चीजें होती हैं, याद रखेंगे इस बात को। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे घड़ी वाली दिशा बायां होता है और ये दायां। अगर बायां हो तो ऐसे घूम के इधर ही घुमाना है और दायां का मतलब आपको इधर घुमाना है। कहता है अब इसमें तो ना इसको तुमको नहीं बिठा सकते। अमन और रेणु के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। राकेश मोहन के ठीक दाई बगल में बैठा है, मतलब मोहन को अगर मैं बिठा देता हूं ना कहीं, उसके दाई और राकेश बैठेगा, तो मैं मोहन को यहां बिठा देता हूं। अगर मैं मोहन को यहां बिठा दूंगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दाई और राकेश बैठेगा ठीक बगल में, तो दाई बगल तो यही होगी, यहां कौन बैठेगा? राकेश बैठेगा। बढ़िया बात है, चार ही आदमी है। अमन जो है ना वो मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये मोहन के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? अमन बैठेगा। अरे भाई अगर अमन बैठ गया है तो कौन बचा? रेणु बचा है। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रेणु मोहन के विकीर्णता सामने बैठी है क्या? हाँ, रेणु और मोहन देख लो विकीर्णता सामने बैठे हैं, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है ना वो यहां सही हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करते हैं हितेश का सबसे पहले उत्तर आया है। हितेश का सबसे पहले उत्तर आया है, उम्मीद करते हैं यही आपने आंसर निकाला होगा। क्लियर है सब लोगों का? हाँ या ना बताइए। आप कहेंगे हाँ। आगे देखिए, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। किसको हटा रहा है? ध्यान रखेंगे, अक्षरों को। अक्षर का मतलब होता है ना कि ए से लेकर जेड तक के, अक्षर का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के जितने भी क्रम हैं आपके, तो ए से जेड तक के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। और इस प्रकार बनी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा बीच में स्थित होगा, हमसे पूछा गया है। फिर से कह रहे हैं ए से जेड तक के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो कौन बीच में होगा? तो आप कहेंगे इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और अक्षर सारे हटा दो, इसको 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 हटा दो। अक्षर हटाने हैं केवल, इसको आप हटा दीजिए और ये अक्षर है इसको हटा दीजिए। सिर्फ अक्षरों को हटाना है। अगर अक्षरों को हटाऊंगा तो बाकी जो बनेंगे ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर सारे अक्षरों को मैं हटा देता हूं तो 19 है। 19 को अगर मैं दो भागों में बांटूंगा तो 9.5 होगा। इसका मतलब 9 अक्षर एक तरफ, 9 अक्षर एक तरफ, और बीच में जो होगा वही हमें बताना है सारे अक्षरों को। तो 9 कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम कर दो। हैशटैग इज राइट आंसर, और हैशटैग इज राइट आंसर बोले तो 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब लोग इसका उत्तर गलत दिए हैं ना, सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। जबकि उत्तर देख लीजिए क्या आ रहा है, सी आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने उत्तर क्या दिया है बताइए? डी उत्तर दिया है, कोई लोग ए उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अरे अक्षर हटा देने का क्या मतलब समझे थे तुम? कई कई तो ऐसे भी है अक्षर हटाने का। देखो एक चीज होता है ना, एक तो होता है अक्षर, गरीबों दिमाग से गरीब है, पैसे से कोई गरीब नहीं है, तो दिमाग से जो लोग गरीब है। अक्षर, अंक और प्रतीक, इनमें कुछ तो मतलब समझो यारो। अक्षर का मतलब होता है ना ए से लेकर जेड तक के। अंक का मतलब होता है 0 से लेकर 0 1 2 3 ऐसे आप कह सकते हैं 0, ठीक है। और प्रतीक जो है ना वो चिन्ह है ही आपके। अब मैं जानता हूं ना, अभी मैं ऑफलाइन में होता तो अभी कॉपी देख लेता आप लोगों की, लेकिन मुझे पता है तुम क्या किए हो। यहाँ आप में से ज्यादातर लोगों की स्थिति पता है क्या रही है? ज्यादातर स्थिति यही रही है कि तुमने अंकों को हटा दिया है यहाँ, जबकि हटाना किसको था? अक्षरों को हटाना था। क्लियर है सबका? सच सच बताइए किन्होंने अंकों को हटा दिया था? देखिए आगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। मतलब इनका संबंध जो इससे बन रहा है वही संबंध इससे बनना चाहिए और वही संबंध इससे बनना चाहिए, ये आपको बता देना है। अब तक की क्लास का सबसे इजी, अब तक जो जितनी क्लासें हुई हैं उनमें से सबसे इजी सवाल है सर ये। मैं सीरीज पढ़ाते वक्त एक पैटर्न बताता हूं आप लोगों को, अगर कभी पढ़ा हो मेरे से। पैटर्न ये बताता हूं कि आपको क्यूब जो है वो +1 -1, स्क्वायर +1 -1, इस क्यूब में वही संख्या जोड़ देना, क्यूब में से वही संख्या घटा देना, स्क्वायर में वही संख्या जोड़ देना, स्क्वायर में वही संख्या घटा देना। अगर इस क्यूब में वही संख्या का स्क्वायर या जो स्क्वायर जोड़ना या घटाना, बोलता हूँ ऐसी सीरीजें बनाया करो और उन सीरीजों पर वर्क किया करो। आपके सादृश्यता, विजातीयता, वर्गीकरण, लुप्त संख्या, मैट्रिक्स,
और आपका जो है सादृश्यता भी हो जाएगा, सीरीज भी हो जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। बी उत्तर आप लोग दे रहे हैं सब। देखिए सर, ऐसा हो रहा है ना कि इसके कई तरीके हैं। 5 को 6 से गुणा किया 30, जो भी नंबर है उसको अगले नंबर से गुणा कर दिया, जो भी नंबर है उसको अगले नंबर से गुणा कर दिया, जो भी नंबर है उसको अगले नंबर से गुणा कीजिए, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। आप बोलेंगे गुरुजी आंसर होगा 56, और 56 का मतलब 2 नंबर होगा। एक तरीका और है सर, आप ये भी कह सकते हैं 5 के स्क्वायर में 5 जुड़ा तो कितना आया 30। यहां से अगर मैं कहूंगा तो 6 के स्क्वायर में 6 जुड़ा तो कितना आया 30। यहां से अगर कहूंगा तो 7 के स्क्वायर में 7 जुड़ा तो कितना आया 56। आप चाहो तो इससे एक ज्यादा के स्क्वायर में से वही संख्या घटा भी सकते हो। याद आ रहा है ना कुछ, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ होता है बताइए। आगे बोलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। असमानता का सवाल है सर। इस टॉपिक को हम असमानता बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता होगी गुरुजी इस टॉपिक का क्या नाम होता है, तो इस टॉपिक का नाम होता है असमानता। तो असमानता का टॉपिक है। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है, हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए सर, कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हैं। कथन के आधार पर कौन सा सत्य है, मैं कल आपको एक बात बोल चुका हूं, और कल मैंने बात ये कही थी कि आज के बाद तुम कभी भी है ना सिर्फ और सिर्फ कथनों पर जाओगे। क्या करोगे सर, कथनों पर जाओगे। कथन के अलावा सॉरी माफ कीजिए, निष्कर्ष पर जाओगे, सॉरी निष्कर्ष पर जाओगे। कथन पर हम बात नहीं करेंगे, जो जो निष्कर्ष में दिया है वहीं की हम बात करेंगे। कहता है ई और एस के संबंध को देखो, देखे तो ये रहा ई और एस का संबंध, तो आप कहेंगे ई और एस का संबंध। ई आर और एस तो दोनों बराबर हैं, ये आर से बड़ा या बराबर है तो एस से भी बड़ा या बराबर होगा, तो पहला यहां क्या बन रहा है, सही बन रहा है। आप कहेंगे यस सर। आगे अगर मैं बात करता हूं कि टी की बात कर रहा है, ठीक है, टी और ई से बात कर रहा है, तो टी और ई देखो कहां है, ये तो रहा ई और ये रहा टी। नहीं सर, हम दावा नहीं कर सकते कि टी बड़ा, ये तो देखो ऐसा बन रहा है, नहीं दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ई कह रहा है मैं बड़ा या बराबर हूं आर और एस के, और ये कह रहा है नहीं मैं बड़ा या बराबर हूं, तो ये दोनों अपनी अपनी तरफ मुंह खोल रहे हैं, तो इसको हम गलत ही मानेंगे। फिर हमें क्या कह रहा है, देखिए आर और एन की बात कर रहा है, ये रहा आर और ये रहा एन। ये देखिए आर और एस बराबर हैं, ये अगर बराबर भी है तो इससे बड़ा अगर n है तो ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा, तो r से बड़ा हमेशा n होगा, मतलब r बड़ा कभी नहीं हो सकता। और t और अगर z की बात कर रहा है ना, तो t और z में से देखिए कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये इधर मुंह खोल रहा है, ये इधर मुंह खोल रहा है, तो हम दावा नहीं कर सकते कि जेड बड़ा है क्या, क्योंकि इधर देखो ये n इससे बड़ा है, जेड की तुलना में n बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो हम दावा नहीं कर सकते। मतलब एक आपका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन देखो कैसे कन्वर्ट कर दिए, ऑप्शन आपको 3 नंबर दिया है, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, जब एक आपको सत्य मिल चुका था तो बाकी में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज बढ़े, बाकी तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए सर, दीजिए जवाब क्या होगा। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है, 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उससे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर लेने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 42 से होगा, आपसे गलती हो गया। अच्छा, बाकी लोग बनाइए। बयालीस कैसे होगा भाई, 7 8 56 ही होगा। अच्छा, वो 6 + 6 लिखा है, हाँ क्या बात है, यहाँ 42 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोलो उत्तर दीजिए। बी उत्तर दे दिए हैं ना। राघव बिंदु ए से ड्राइव शुरू करना है और उत्तर की ओर, मान लीजिए यहाँ ए है बिंदु, इससे उत्तर की ओर चलता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है सर, यहां से घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और ड्राइव करेगा 10 किलोमीटर, तो यहां से 10 किलोमीटर ड्राइव करेगा। ये 10 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, यहां आ गया है, ठीक बात। दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहां से मतलब इधर पेन की नोक रखो, दाईं ओर का जिस दिशा में चल रहे पेन की नोक रखो, घड़ी की दिशा में घूम जाओ। 17 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 17 किलोमीटर, इससे 1 किलोमीटर आगे आ चुका है, ठीक है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब यहां से 3 किलोमीटर आगे आ, क्योंकि ये तो 10 किलोमीटर का स्पेस है ना यहां से यहां तक का, तो 13 किलोमीटर यहां आ चुका है, ये 13 किलोमीटर ड्राइव कर चुका है, क्लियर है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो अंत में 1 किलोमीटर यहां चलेगा, ये 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर। अब ये कहता है अगर बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचना है, अगर बिंदु ए तक पहुंचना है तो उसको इधर जाना पड़ेगा
और इधर जाने का मतलब होता है ना, ये वाली जो दिशाएं होती हैं, इस जगह से ये वाली दिशा आपका उत्तर होता है और ये वाला दिशा पूर्व होगा, तो बताओ उत्तर और पूर्व में जाना पड़ेगा उसको। तो आप बोलेंगे हाँ सर उत्तर पूर्व में जाना पड़ेगा। नहीं, सही की नहीं किए हैं, कहीं छूट गई है क्या? एक लाइन देखिए, 16 के ए से ड्राइव करता है 16 किलोमीटर गया, दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है 17 किलोमीटर गया है, तो 16 ऊपर गया था तो 17 नीचे आ गया है। अच्छा एक चीज, 16 ऊपर जाकर 17 ऊपर गया था, सही है। आप यहां देखिए सही किए हैं, कोई गलती नहीं हुई है, बस ये इसी सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि ये 16 और ये एक 17 और 17 हो गया, इस जगह P है, उसको कहां जाना पड़ेगा ये देखिए, तो आप कहेंगे उसको पूर्व में जाना पड़ेगा, और पूर्व की ओर का ऑप्शन ही एक ही है, तो आप कह देंगे जी बी आपका राइट आंसर होगा। वैसे देख लेंगे 3 किलोमीटर इधर ज्यादा आ गया तो 3 चला जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में GAURD गार्ड को लिखा जाता है LDYTE लिखा जाता है, CLOVE को HOSXF लिखा जाता है, कूट भाषा में HORSC को क्या लिखा जाएगा हमसे बताना है। जवाब दीजिए फटाफट, क्या जवाब होना चाहिए? फास्टली आप जवाब देंगे और बताएंगे क्या उत्तर होगा। एक निश्चित कूट भाषा में गार्ड को LDYTE लिखा जाता है, क्लोव को HOSXF लिखा जाता है, हॉर्स को किस भाषा में लिखा जाएगा? सर यहां ध्यान देंगे, बहुत नॉर्मल सा सवाल आप बना सकते हैं अगर चाहो तो। G का L बना है तो पक्का 7 और 5 12 बना है, A का D बना है तो पक्का क्या बना है? 3 बना है, U का जो है वो Y बना है तो पक्का कितना बना है सर? 25 बोले तो 4 बना है। R का जो है वो T बना है तो पक्का क्या बना है सर? 2 बना है। और D का E बना है तो पक्का क्या बना है? 1 बना है। ये पैटर्न वहां लग रहा है तो फिर लगा देंगे अपन। यहां से अगर मैं देखूंगा तो C का H बना है तो 5 जुड़ा है, L का O बना है तो प्लस 3 जुड़ा है, O का S बना है तो प्लस कितना जुड़ा है? 4 जुड़ा है, V का अक्ष बना है तो प्लस कितना बना है? 2, और यहां कितना बना है? 1। इसका मतलब लास्ट वाला अक्षर तो केवल 1 बढ़ेगा, तो E का लास्ट में F आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, लास्ट का F एक ही में है, यही आपका आंसर होगा। टाइम बचाइए सर, A इज राइट आंसर होगा। हाँ, A इज राइट आंसर होगा। क्या सोचा मैंने, अगर पैटर्न पहले देख लिया फिर कहा कि लास्ट वाला अक्षर जो है ना वो केवल 1 बढ़ेगा। अगर लास्ट वाला अक्षर केवल 1 बढ़ रहा है तो 1 अगर मैं लास्ट वाले को बढ़ाऊंगा, E के बाद में F आएगा, तो जो भी बनेगा उसका लास्ट का अक्षर F बनेगा। मैं आपको कहता हूं ना, ऑप्शन हमेशा बैक मिरर का काम करते हैं। अगर ऑप्शन बैक मिरर का काम करते हैं तो आप कह दीजिए उत्तर जो होगा वो 1 होगा। आपने पता है क्या किया होगा ना, जहां तक मैं मानता हूं आप लोगों ने इसको पूरा बनाया होगा और पूरा बना के फिर ऑप्शन चेक किए होंगे ना। हाँ, ध्यान नहीं जाता है ना आप लोगों का। आगे देखिए सर, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। D E के बगल में नहीं बैठा है। D A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G B के दाईं ओर बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? बताइए क्या आंसर होगा। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। देखिए, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये आपका क्या बनेगा बोलो? आप बोलेंगे बायां बनेगा। और ये आपका क्या बनेगा बोलो? आप बोलेंगे दायां बनेगा। ठीक है, कहता है F E के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मुझे नहीं पता, जहां कहीं F और E हैं उनके बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे। F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, हमसे बोला है। पूरे लोग कितने हैं? 7। मैं ऐसे बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। पूरे लोग 7 हैं। F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठने का मतलब आप जानते हैं क्या होगा कि F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे तो मैं F को यहां बिठाऊंगा ना, तो ही उसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, 1 और 2। F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। अगर F के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो आप कह देंगे इसके बाईं ओर दूसरा ही व्यक्ति होगा। ठीक है, D E के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ठीक बात है। कहता है D A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक बात बोला है,
अब एक चीज देखना, पहली लाइन आप ये पढ़िए ना कि ये कह दिया ऐप के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऐप को ऐसी जगह बिठाइए कि उसके बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति आप लोगों को मिले। मैंने यहाँ ऐप को बिठाया तो उसके बाईं ओर 2 ही व्यक्ति बचे हैं। अब कहता है ऐप और ई के बीच देखो, ऐप और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठने चाहिए। ऐप पहले से बैठा है, इधर हम बिठा नहीं सकते, उधर ही बिठाना पड़ेगा। 1, 2 और 3 व्यक्ति छोड़कर यहाँ ई बैठेगा, क्योंकि ऐप और ई के बीच में तभी 3 व्यक्ति बैठेंगे, इधर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो पहली लाइन भी खत्म हो गई है। अब आगे कह देखिए, डी ई के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, मतलब डी के यहां बैठने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, डी यहां कभी नहीं बैठेगा। बाकी डी को आप कहीं भी बिठा सकते हैं। कहता है डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक बात है, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अरे भाई ए को कहां बिठाऊं कि उसके दाईं ओर दूसरा स्थान खाली हो? तो प्लीज एक बार देखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं ए को, और एक चीज और भी कुछ कहा है क्या, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और जी बी के दाईं ओर बगल में बैठा है, मतलब बी जहां कहीं है ना, उस बी के ठीक दाएं बगल में जी बैठा है। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए सर? रेगुलर होने चाहिए जहां कहीं भी हो। अब एक चीज देखिए, डी ए के दाईं ओर, अगर मैं ए को यहां बिठाऊंगा ना, ए को यहां बिठाऊंगा तो पहला और दूसरा यहां पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ए को यहां बिठाऊंगा ना तो पहला और दूसरा यहां पॉसिबल है। तो हो सकता है ए अगर मैं यहां बिठा दूं तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी बैठेगा, तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी बैठेगा, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहां ए को बिठाऊंगा ना, पहला और दूसरा फिर यहां डी बैठ जाएगा, और डी जो है इसके बगल में नहीं बैठ सकता, मतलब यही होगा। 2 स्थान इनके लिए रेगुलर खाली होने जरूरी है। इसका मतलब ये बी और जी 100% यहीं बैठेंगे। यहां कौन बैठेगा? सी। बाएं छोर पर कौन बैठा है हमें कह रहा है, तो आप कहेंगे उत्तर सी होगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं। उत्तर क्या बनेगा बताइए? आप बोलेंगे सी बनेगा। क्लियर है सब लोगों का? हाँ या ना बताइए। आप कहेंगे हाँ। निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बायां और दायां दिया है। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम संख्या है और ठीक पहले एक प्रतीक है? उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं? उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम संख्या होगी और ठीक पहले एक प्रतीक होगा? केवल आपको प्रतीक देखना है और कुछ भी नहीं करना है। अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था। ये देखो एक प्रतीक, ये देखो, केवल प्रतीक तक जाएंगे। प्रतीक के ठीक बाद एक विषम संख्या होना जरूरी है, तो इस प्रतीक के ठीक बाद विषम संख्या नहीं है, गलत है। इस प्रतीक के ठीक बाद विषम संख्या है और पहले एक प्रतीक होना जरूरी है, तो हाँ, एक तो ये पैटर्न बन रहा है। ये वाला प्रतीक के ठीक बाद विषम संख्या तो है लेकिन पहले प्रतीक नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। इस वाले प्रतीक के ठीक बाद विषम संख्या नहीं है, इस वाले प्रतीक के ठीक बाद विषम संख्या नहीं है, क्योंकि ठीक बाद में एक विषम संख्या होना जरूरी है। ये वाला प्रतीक के ठीक बाद विषम नहीं है, इसके बाद विषम नहीं है, इसके बाद विषम नहीं है, और इसके बाद भी विषम नहीं है, इसके बाद विषम संख्या है। तो आप ये देखिए, इस वाले प्रतीक के बाद में एक विषम संख्या है, लेकिन पहले क्या आना चाहिए? एक प्रतीक आना चाहिए, तो पहले प्रतीक नहीं बन रहा है। ऐसे कितने बन रहे हैं आप बोलेंगे? एक ही बन रहा है, मुझे एक ही दिख रहा है। आप ए उत्तर दे रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, हमें कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए और ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए। तो एक तो ये वाला पैटर्न 100% बन रहा है, ठीक है। इस प्रतीक के ठीक बाद एक विषम संख्या, और इस वाले प्रतीक के बाद नहीं है, इसके बाद में विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या यहाँ आ रहा है। इसके बाद एक विषम संख्या बन रहा है लेकिन ठीक पहले एक प्रतीक नहीं बन रहा है, और इसके बाद में एक विषम संख्या बन रहा है ठीक बाद में, और पहले प्रतीक बन रहा है। 2 हो रहे हैं, एक ये लास्ट वाला भी रह गया। उत्तर जो होगा ना वो 2 होगा आपका। कितना बनना चाहिए? 2 नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। हाँ जी, आगे देखिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। नोट, संक्रियाएं संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्या पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। मोटा मोटी मैं कह रहा हूं कि परीक्षा में तुमको इनको सोचना नहीं है, परीक्षा में इनको कभी सोचना नहीं है। एक लास्ट में है, हाँ एक लास्ट में मैंने बोल दिया है। देखिए, 14 का 98 बना है, 22 का 242 बना है। मैं चाहता हूं आप इसका उत्तर दें। सोच के उत्तर बताइए क्या उत्तर होगा। सोच के आराम से उत्तर दीजिए क्या उत्तर होगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आप इसका उत्तर दें। 14 98 और 22 242। छोड़िए, देखिए सब, 14 का 98 बना है ना,
14 7 98 होता है, लेकिन 22 7 नहीं है इधर। मेरे दिमाग में एक चीज आई ना, ये 22 जो है अगर मैं इसका आधा कर देता हूं, आधा करूंगा तो 11 आएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 121 का मैं वापस डबल करूंगा तो 242 आएगा। मतलब पहली संख्या के आधे के स्क्वायर को डबल कर दीजिए। अगर मैं 14 का आधा करूंगा तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, और अगर 49 का मैं डबल करूंगा तो कितना बनेगा बोलो? 98 बनेगा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये 98 बन गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइए इसका आधा कितना आता है? 6, और 6 का स्क्वायर 36 का डबल 72 नहीं है। इसका आधा कितना होता है? 3, यहां देखिए आराम से, इसका आधा कितना होता है? 3, और 3 का स्क्वायर जो होगा 9 का डबल, ये बन गया है 2 नंबर। आराम से देख लीजिए, 6 का आधा किया है 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को अगर मैं डबल कर दूंगा तो बनेगा 18। इसका मतलब उत्तर जो है वो कितना नंबर बन रहा है? 2 नंबर। क्या सबका उत्तर 2 आया था? बी 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 आ रहा है सबका। 6 18 इज राइट आंसर। अगला देखिए सर, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा गया है और इसको ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बहुत आसान सा सवाल है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। सारे लोग बहुत आराम से उत्तर दे सकते हैं। अपने पास अभी टाइम है 15 मिनट, और 15 मिनट में आराम से हम पूरे पेपर को खत्म कर लेंगे। बहुत अच्छा सा पेपर था, लेकिन बहुत आराम से। बी इज रॉन्ग आंसर। क्या बात है, अरे भाई ठीक बता, बी ही तो सही था, बी इज रॉन्ग आंसर कैसे हुआ होगा? देखिए निश्चित कूट भाषा में पी जो बना है ना, इस पी को आर बनाया है। अगर पी को आर बनाया है तो 2 जोड़ा होगा ना। यू को अक्स बनाया है, 21 और 3 24, तो 3 जुड़ा होगा। टी को यहां बनाया है अक्स, तो प्लस 4 जोड़ा होगा। आर को यहां डब्लू बनाया 18 और 5 23, तो 5 जोड़ा होगा। ई को यहां 6 और 5 11, तो 6 जोड़ा होगा। तो +2 +3 +4 +5 +6 का पैटर्न लगा होगा। अगर ऐसा यहां लग रहा है तो 2 जुड़ गया है, बिल्कुल सारा पैटर्न सेम लग रहा है। तो फिर पहली संख्या में हम 2 जोड़ेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? बी आएगा। और याद रखें लास्ट की संख्या में जो है ना, आप लोगों को 6 जोड़ना है। मैं लास्ट से जल्दी चेक करूंगा तो शायद होगा। लास्ट की संख्या में 6 जुड़ेगा, 12 और 6 कितना होगा? 18। आर लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आप लोग हमेशा, मैं एक चीज अगर सीख पाए हैं तो मेरे साथ साथ एक चीज सीखिए। मैं हमेशा पता है सवाल को उल्टा देखता हूं, क्योंकि मैंने देखा लास्ट का अक्षर जो है ना, वो इसमें पहला अक्षर सब में समान है, तो मैं लास्ट के अक्षर को पहले चेक कर रहा हूं। लास्ट का अक्षर मैंने पैटर्न देख लिया, 6 जुड़ रहा है, तो लास्ट में 6 जुड़ेगा। 12 और 6 18, आर एक ही है, उठाओ भागो। ऐसे टाइम बचाना होता है एग्जाम में, इसी तरीके से सोचना होता है। ठीक है, आगे देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, हमसे कहा गया है। सभी स्टूडेंट्स लाइक कीजिए। नहीं ना, ये लाइक कहाँ करते हैं? लाइक करने से तो है ना इनको मतलब पता नहीं, कोई माताजी नाराज हो जाएंगे कि कोई बहरू जी महाराज नाराज हो जाएंगे। हैं कितना अच्छा क्लास देता हूं, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आपका इंक्रीज करने का हक बनता ही है ना। शेयर करते नहीं हैं आप लोग, बताइए। हैं किसी क्लास को शेयर नहीं करते हैं, मैं सबको देखता हूं। देखिए गलत बात है। आप लोग अगर जो लोग नए हैं, ऐसे लोग भी देखते हैं। मैं रात को एनालिसिस देख रहा था ना मेरे यूट्यूब का, तो इस यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग थे ना, ज्यादा नहीं थे लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पिछले 1 महीने में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फिर भी शायद जो है ना 12,000 लोग जो हैं वो लगभग देखे थे बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो ऐसे ही तुम देख के चले जाते हो, गलत बात नहीं है, मुझे बताइए आप लोग। हैं हाँ, जी को एल बनाया है, तो प्लस कितना जुड़ा है? 7 और 5 12, 12 और 5 कितना होगा ना? 17, 17 और 5 कितना होगा ना? 22, 22 और 5 कितना होगा ना? 27, और 27 का मतलब क्या होगा ना? ए से शुरुआत होनी चाहिए, मतलब 2 ऑप्शन मेरे कट चुके हैं, ये 2 ऑप्शन कट गए हैं। अगला देखूंगा ना मैं, तो अगला जो बन रहा है 2 ऑप्शन कट गए हैं, या तो पहला होगा, दूसरा चेक कर लीजिए चेंज हो रहा है। पी का बना है ना यू, 16 और 5 21, यू का बना है जेड, तो 5 जुड़ा है, यहां से भी 5 जुड़ा है, तो सर अगला अक्षर भी 5 जुड़ के जे बनना चाहिए। ए जे से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन देख लीजिए ना, उत्तर जो होगा वो 1 नंबर होगा। ऐसे एक नजर तुम ऑप्शन पे रखा करो, ये देखा करो कि ऑप्शन कैसे क्रिएट हो रहा है। एग्जामिनर हमें बहुत कुछ हिंट देता है, बस तुम ही क्या करते हो ना, पूरा उत्तर निकाल के फिर उसके आगे गोला लगा के, फिर उसके आगे ANS लगा के, फिर ऑप्शन को झांकते हैं। इतने में आपका कंपिटिटिव होता है वो बहुत आगे निकल जाता है। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल 1 अंक वाली हैं और ये सारी संख्या हैं, एक एक डिजिट्स हैं। कितने विषम अंक हैं
मतलब कितने विषम अंकों की बात कर रहा है, जिसके ठीक पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग का मतलब आप जानते हैं, जिसका सीधा सीधा अंडर रूट हो सके। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और ठीक बाद में जो होता है ना, एक विषम अंक आना चाहिए। ऐसे कितने विषम अंकों पर हमें चर्चा करनी है। तो इस विषम के बाद में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ हमें विषम देखना है। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हाँ इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है। अगर एक बाद में है तो सॉरी, उल्टा देखना था क्या हमें, उल्टा देखना है। तो इसके पहले नहीं है, पहले तो यहां भी नहीं है, इसके पहले नहीं है, इसके पहले नहीं है, पहले एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है। यहां देखो, इसके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके बाद एक विषम होना चाहिए, इसके बाद है, ये बन रहा है। यहां इसके पहले नहीं है, इसके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है देखो, और इसके बाद में एक विषम अंक है, ये पॉसिबल है। विषम पर ही चलो, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन बाद में विषम अंक नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये वाला पैटर्न नहीं होगा। इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे कितने पैटर्न बने हैं? आप कहेंगे 2 पैटर्न सिर्फ बने हैं, और 2 पैटर्न बनने का मतलब राइट आंसर जो होगा वो कितना नंबर बनेगा आपका? 3 नंबर। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात जान गए हैं। क्लियर होगा सबका? 2 नंबर रविंद्र दिए हैं। रविंद्र भाई चेक कीजिए, रीचेक करके आप देखिए। अगला देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्न समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर बताइए कौन सा होगा। तो प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, मतलब यहां तो तुम कर दीजिए इस माइनस की जगह तो प्लस। भाग का अर्थ देखिए गुणा है, तो इसकी जगह तुम कर दीजिए गुणा, तो भाग का अर्थ गुणा है। 3 प्लस, प्लस का अर्थ जो है ना वो माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस होगा, और गुणा का अर्थ जो होगा ना वो भाग होगा। पहले में भाग करूंगा तो कितना आएगा? 5, तो ये बनेगा 40 प्लस 17 तिया कितना हो जाएगा? 51 माइनस 5 5 25, यही नहीं बनेगा। आप बनेंगे सर, यहां बन जाएगा 86। है क्या कोई ऐसा? 86 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका राइट आंसर ए बना होगा। क्लियर है क्या सब? देखिए प्लीज, 86 इज राइट आंसर, हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए। यही बनेगा सबका? सर एक भी तो स्क्वायर है अपने आप में, हाँ एक ही स्क्वायर था लेकिन उसके बाद में एक अपने आप में स्क्वायर है, ठीक है। हमें देखना था ऐसे कितने विषम अंक हैं जिसके पहले जो है ना, 1 मिनट इसको रीचेक करेंगे, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऐसे कितने विषम है? तो ये एक विषम अंक है, इधर मैंने लिखा ही है एक है, और इसके पहले एक विषम अंक है ना, तो इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है और इसके बाद में एक विषम अंक है, तो इसके बाद में एक विषम अंक है। क्या बात है सर, पीछे वाले प्रश्न का उत्तर 3 होगा, पीछे वाले प्रश्न का उत्तर 3 होगा, माफी चाहूंगा। यहां माफ कीजिएगा, उत्तर जो है वो 2 नंबर आंसर होगा। यहां हमने सिर्फ यही देखा ना परफेक्ट स्क्वायर, मैंने लिखा तो है पहले से कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्या ना एक ही जगह 2 बन गए। देखो एक तो बन गया ना 4 1 3 का, और एक जो बना है ना वो 1 3 और 7 का बना है। कि ऐसे कितने विषम अंक है जिसके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, और इसके बाद में एक विषम अंक है, तो आंसर जो होगा वो 3 ग्रुप बनेंगे। रविंद्र का ध्यान गया है, किसी का ध्यान नहीं, और वो एक ही जगह फंस के रह गए हैं ना, ये 4 ही अंकों में ऐसा बन गया है। सर वैसे भी मैं क्यों सोच रहा हूं ना, टीसीएस कहते हैं उससे, चित्ते की चाल बाज की नजर टीसीएस के पैटर्न पर कभी शक नहीं करते, ठीक है। हाँ आगे आइए सर, नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले हैं। पीछे वाले का करेक्शन ठीक कर लीजिएगा। ऐसे देखो ना, सब कुछ आते हुए भी एक माइनस ऐसे हो जाता है। अगर मैं आपकी जगह भी पेपर दे रहा होता ना, तो इतने दिन पेपर लगाए हैं, 6 पेपर हमने हल किए हैं, उन 6 प्रश्नों में से एक पर तो फिर भी आंसर गलत लगा ही दिया ना। ऐसा कई बार हो जाता है सर, ऐसा कई मानवीय भूल होता है। इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं ना, बहुत क्या, कोई अवतारी पुरुष ही होगा जिसे कभी गलती ना होती हो। ऐसे तो फिर मान लीजिए कोई दिव्य अवतारी है वो 100%, ठीक है। इसका उत्तर अभी दे दीजिए आप फटाफट, क्या उत्तर होगा? 58 118 208 334 क्वेश्चन मार्क 718। सवाल जो है हमारे पास 2 ही और हैं अब, इसलिए मैं आराम से आपको टाइम दे देता हूं। हालांकि इतना टाइम देना गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं टाइम तुमको दे देता हूं। गुड इवनिंग भाई विकी। राधेश्याम कह रहे हैं 127 भी तो, अरे अब क्या चाहते हो? अभी और है, चलो उसको लास्ट में देखते हैं, अभी इसको बनाइए। अब तुम कहां और लेके आ रहे हो? 127 में भी पहले इसको बनाइए। मतलब
देखो सर, 58 से बना है, मैं 60 बना होगा, ठीक है। मैं एक बार जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि 58 दूनी 116 और 2 18 होता है, डबल नहीं हो रहा है। तो डबल नहीं हो रहा है तो फिर हम ऐसे देखते हैं कि 60 जुड़ा होगा, ठीक है। हाँ, फिर यहां से देखूंगा तो 90 जुड़ा होगा। यहां से अगर मैं देखूंगा ना तो 334 में से आप 208 माइनस करेंगे तो 14 में से 8 कम करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यहां 2 होगा, यहां 1 होगा, मतलब 126 जुड़ा होगा। मुझे नहीं पता यहां कितना जुड़ा होगा, और मुझे यह भी नहीं पता यहां कितना जुड़ा होगा। हम अगर कभी भी एक पैटर्न से चीज नहीं आती है तो फिर एक पैटर्न और बनाइए। अगर एक पैटर्न और बनाएंगे तो यहां कितना जुड़ा है बोलिए, तो आप बोलेंगे सर 30 जुड़ा है। यहां अगर बोलूंगा ना तो कितना जुड़ा है, आप बोलेंगे 90 और 30 120 तो 36 जुड़ा है। एक बार जोड़ के दे, 30 और 6 36, 36 और 6 42 हम जोड़ के देखते हैं, और 42 और 6 जो है ना वो 48 हम जोड़ के देखेंगे। अगर मैं यहां से 42 जोड़ूंगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा ना, 8 होगा। 4 और 2 कितना होगा, 8 होगा, और 1 बन जाएगा। 188 अगर इसमें जोड़ूंगा तो 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। आप यही बोलेंगे। 8 और 3 यही बना है क्या, देख लीजिए, यहां 42 बना है। 8 और 4 12 होगा, यहां बन रहा है, नहीं बनेगा। 43 33 और 18 34, सी आप बना रहे हैं। देखिए 60 और 30 बनेगा 90, तो यहां 60 और थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम कर लेता हूं, कचरा हो जाता है, उम्मीद करता हूं इतना दिख जाएगा। यहां से अगर मैं जोड़ूंगा ना तो ये बन जाएगा सर कितना, 36। और अगर 36 में 6 में जोड़ूंगा तो कितना बनाना पड़ेगा मुझे, 42 बनाना पड़ेगा। अगर 42 बनाऊंगा ना तो ये बन जाएगा सर कितना, 6 और 2 8। मोटा हो जाता है, कचरा हो जाता है। आपको स्क्रीन पे सही दिख रहा होगा, मेरे यहां लिखने में दिक्कत हो जाती है। अभी भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 6 और 2 कितना होगा, 8। 4 और 2 कितना होगा, 6, 168 होगा। और फिर यहां जो भी नंबर जुड़ना चाहिए ना उसमें जुड़ना चाहिए 48। तो आगे हम बाद में सोचेंगे, पहले आंसर देखते हैं। तो आप कहेंगे 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। 6 और 3 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। 3 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। हमारे यहाँ 502 ऑप्शन हो रहा है क्या, मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ सर 502 ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। थिकनेस मैंने इसमें थोड़ा कम कर लिया है, इसमें थोड़ा सा गैप कम था, ठीक है। तो माथाफोड़ी ज्यादा होती है। आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, लेकिन मेरे यहाँ लिखने में दिक्कत हुई थी तो मैंने थिकनेस ठीक कर लिया है। इसकी वजह से क्या होता है ना, लिखना कुछ और होता है और चला कुछ और जाता है। सर देखिए अब आंसर अगला देखिए। वेन आरेख के 2 सवाल आपको मिलेंगे। निम्न वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है कितने स्वयंसेवी वॉलेंटियर जो हैं, कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं लेकिन दानदाता नहीं है, डोनर नहीं है, सुपरवाइजर हैं। मतलब कह रहा, और न ही फील्ड वर्कर हैं। मतलब अगला कह रहा है ना तो वो दानदाता होने चाहिए ना ही फील्ड वर्कर्स होने चाहिए। ये सही तो दिख रहा है ना मुझे, फील्ड वर्कर। तो ना तो फील्ड वर्कर होने चाहिए, तो वो फील्ड वर्कर में नहीं होने चाहिए, इस जगह वो नहीं होने चाहिए। और ना ही वो दानदाता होना चाहिए। दानदाता का दानदाता का मतलब है वो इस वर्त में भी नहीं होने चाहिए। डोनर जो है वो वर्त को दर्शा रहा है, तो डोनर जो है वो इसमें भी नहीं होना चाहिए। इन सबको हम हटा देते हैं। कहता है कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं। स्वयंसेवी का मतलब पता है ना क्या होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। यहां से फील्ड वर्कर्स नहीं होने चाहिए तो इसमें नहीं आने चाहिए। दानदाता का मतलब सर्किल में नहीं आने चाहिए। सुपरवाइजर का मतलब है एक तो त्रिभुज में होने चाहिए, और स्वयंसेवी का मतलब है इसमें होने चाहिए। इन दोनों में आने चाहिए, तो ऐसा एक भी नहीं है। इन दोनों में कॉमन रूप से देखिएगा, फिर से यहां से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन रूप से एक भी नहीं है। एक भी इन दोनों में कॉमन रूप से नहीं है। और इस त्रिभुज में केवल इनकी ही बात कर रहा है। इन दोनों में कॉमन रूप से एक भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो कॉमन बन रहा है ना, ये तो आपको मना करना पड़ेगा। मैं इधर देखो इससे बनाता हूं, इससे बन जाएगा। इसमें तो आ ही नहीं सकता ना, आराम से देख लीजिए, ठीक है। और सर्किल में कहीं भी नहीं बनना चाहिए, तो सर्किल में कहीं भी नहीं बनना चाहिए। मैं जिनमें हमको उत्तर नहीं चाहिए उतना मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया। अगर ये हटा दिया है तो आप मुझे बताइए। अब आप लोगों को
इस रेक्टेंगल में और इस त्रिभुज में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सब अपने अपने दिख रहे हैं, इसलिए जो आंसर होगा ना वो क्या बनेगा आपका? 0 बनेगा, एक भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। टेक्नोलॉजी का तो हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे ना। अगला देखिए सर, निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने गैर स्नातक नॉन ग्रेजुएट ऑफिसर हैं, कितने गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक हैं और न ही अभियंता हैं? प्रशासक और अभियंता नहीं होने चाहिए और गैर स्नातक अधिकारी होने चाहिए। अगर आपको दिख रहा है, अब एक चीज देखो, गैर स्नातक अधिकारी को एक ही जगह बनाया है कि वो स्नातक, गैर स्नातक का मतलब है जो स्नातक नहीं है और अधिकारी है। जो स्नातक नहीं है और अधिकारी हैं वो प्रशासक नहीं होने चाहिए। प्रशासक नहीं होने का मतलब पता होना है, इसमें नहीं आना चाहिए, इस जगह वो कहीं भी नहीं आने चाहिए। ठीक बात है, इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, पहली बात हमसे बोली गई है। बढ़िया बात। फिर कह रहा है न अभियंता होने चाहिए। इंजीनियर होने का मतलब पता है ना, किसको इंजीनियर बोल रहा है? इस वाले को बोल रहा है। इस वाले पक्ष में भी वो कहीं नहीं आने चाहिए, इस वाले पक्ष में भी वो कहीं नहीं आएंगे, तो आप कहेंगे गुरु यहां भी नहीं होंगे। ठीक बात है। अब क्या कहता है, कितने गैर स्नातक अधिकारी जो हैं, गैर स्नातक अधिकारी का मतलब होता है कि वो स्नातक नहीं होने चाहिए और अधिकारी होने चाहिए। स्नातक ना हो, गैर का मतलब होता है स्नातक ना हो। तो आप कहेंगे 9 और 67 चेक करो, देखे 9 और अगर 67 को मैं जोड़ूंगा ना तो 76 होगा, और 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर आप कहेंगे उत्तर 4 नंबर होगा। आप कह रहे हैं सर परीक्षा में कैसे करेंगे? सर जी आई एम वेटिंग फॉर दिल्ली पुलिस पेड बैच। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। यहां जो है ना दोनों को जोड़ देंगे। अब सवाल है कि सर परीक्षा में कैसे करेंगे? 67 कहां है? 67 और 9 भी तो रह गया है ना, इधर 9 को भी देखना है सर, इन दोनों को देखना है। दोनों ही जो हैं वो ऑफिसर्स में है, अधिकारी है, तो आप लोगों को इनको देखना है। हितेश भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर ये 9 भी बचा हुआ है, ये भी इसी का पार्ट है। एग्जामिनर ने दोनों चीज दी है, देखो 67 भी दे दिया और 67 और 9 जो है ना वो 76 भी दे दिया है। तो 67 और 9 76 यहाँ आपका आंसर होगा डी, न कि आपका ए उत्तर होगा। 67 उत्तर मत लगाइए। रही बात परीक्षा में कैसे करने का, तो परीक्षा में सिर्फ आपके सामने, आप एकदम नजदीक से स्क्रीन के, केवल सोच के ही आप लगाएंगे। वैसे अब एक चीज और बताऊं आपको, प्लीज ध्यान दीजिए। कहता है गैर स्नातक का मतलब स्नातक भी नहीं होने चाहिए, प्रशासक भी नहीं होने चाहिए, अभियंता भी नहीं होने चाहिए, लेकिन वो अधिकारी होने चाहिए। ऑफिसर्स जो है ना वो केवल इसी को डिनोट करता है। तो ऐसे कितने हैं जो केवल और केवल त्रिभुज में है? केवल और केवल त्रिभुज में तो यही होगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। क्लियर है सब लोगों का? ये वाला आप एक सवाल पीछे का देखेंगे, ये आपको पता है सर कल वेन आरेख थोड़ा सा तबियत डाउन था तो हम कर नहीं पाए थे, तो वेन आरेख का जो पार्ट था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। चुनाव कंप्लीट करेंगे और परीक्षा को हम कंप्लीट करेंगे। तो चुनाव, परीक्षा और वेन आरेख का जो है रात 9 बजे हम प्रतिशत का 5वां मैराथन पूरा करेंगे। और आज प्रतिशत में वो देखेंगे जो टीसीएस 2022 में पूछ रहा है। ठीक है, और इसी के साथ 5G अप्रोच सॉल्यूशन से आज प्रतिशत का पार्ट हम खत्म कर देंगे और कल से लाभ हानि हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, एक सवाल था जिसके बारे में एक बच्चे ने बोला था कि सर ये भी तो होता है, मैं इसको रीचेक कर रहा हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम गलत उत्तर देके आओ, परीक्षा में तुम्हारे से गलती हो, मैं ऐसे कभी नहीं चाहूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका उत्तर जो है वो सही है कि नहीं है। एक बार प्लीज इसको जान लीजिए। हमें कहता है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक बाद एक विषम होना चाहिए। 127 वाला बच्चे ने बोला था, तो सर ये विषम अंक नहीं है ना, ये कहता है विषम अंक होना जरूरी है, तो ये विषम अंक नहीं है। विषम अंक के पहले परफेक्ट स्क्वायर, भाई 127 के ही लिए बोला था एक बच्चे ने, तो ये विषम अंक नहीं है, ये सम अंक है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। बीच में विषम आना चाहिए, इसलिए जो उत्तर था वो केवल और केवल कितना होगा? 3 नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ फायदा मिला होगा। कल जो है हम इसी टाइम पर, रोज हमारा टाइम होता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आ जाया करो, मेरे साथ आप स्कोर देखा करो। अब आप बताएंगे सर अशोक टोपी वाले लाइक नहीं कर रहा है, गलत बात है अशोक टोपी वाले। सर देखिए एक चीज और सुनिए, आप मेरे साथ साथ है ना, इनके अलावा रीजनिंग वाला जो पैटर्न है उसमें ये देखा करो कि आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं। मुझे स्कोर जो है ना अपना अपना लिख के जाया करो लास्ट में कि आज की क्लास में मैंने आपके साथ साथ जो है इतने सवाल ठीक कर दिए हैं। 22 होते हैं, 20 होते हैं, 18, ईमानदारी से, ऐसे नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, कौन जान रहा है आप लोगों को, और जान के भी अभी बेइज्जती होगी तो हमारे सामने ही होगी, फिर पूरे गांव में बेइज्जती होगी, नौकरी नहीं लगोगे तो अपना अपना स्कोर लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म होता है आप कमेंट बॉक्स में छाप के जाया करो। जो कई बच्चे ऐसे होते हैं इस वक्त कहीं धंधे वगैरह पे होते हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा होता है, बहुत ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जो बच्चे अभी नहीं बना पाते हैं ना इस वक्त, तो वो स्टूडेंट क्लास को अगर खत्म होने के बाद आप देखते हो तो
ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना वो बताया करो कि मेरा स्कोर आज का इतना रहा है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको जो भी, और अगर कोई सुधार है, कोई त्रुटि रह गई है या कुछ भी रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो। क्लास खत्म होने के बाद भी मैं कमेंट आपके देखता हूं, तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं 3 आप लोगों के गलत हुए हैं। रविंद्र मुंडोतिया के 19 सवाल हैं। रविंद्र यही दिक्कत है ना, एनटीपीसी में भी यही गड़बड़ हुआ था। 13 हुए हैं सर, बताइए। एलसी कुमावत आपके 13 हुए हैं, मनीष सैनी के 3 गलत हुए हैं, ठीक है। आप कल से लिस्ट लेके बैठोगे सर। एक बार रेनू मेनू प्रकाश वाला बता दो, उसमें क्या दिक्कत हुई? वो तो ठीक ही था, प्रकाश वाला जो था वो तो ठीक ही था। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% ठीक है। लवकुश भाई ये ठीक है। विक्की चौधरी के सिर्फ 9 हुए हैं, भाई गलत बात है। हाँ, पीडीएफ अब आज आ जाएगा सर, आज देखा नहीं कॉल, कल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लवकुश भाई मेरे हिसाब से ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ए परफेक्टली राइट आंसर। 5 गलत हुए हैं 25 में से। 25 सवाल थे आज के, 5 गलत हुए हैं। स्कोर कम ले रहे हैं ना सर आपके। मेरे हिसाब से आपका जो स्कोर बनना चाहिए वो 22 से 25 के बीच बनना चाहिए। कोई ऐसा भी है जिसका 25 से 25 है? 1-2 गलत, तभी तो बेच का बोल रहा हूं। अच्छा, कोई बात नहीं सर, ठीक है। चलो मिलते हैं, अभी 9 बजे हम मिलेंगे सर, ध्यान रहे 9 बजे हम मिलने वाले हैं। तो मैं इंतजार करूंगा, आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और क्लास को तब तक के लिए शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।